बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इस सब की डिटेल पढ़ी थी, हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी और ये सारी बेसिक टर्म्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से शॉर्ट भी बहुत ज़्यादा आता है कि ज़ूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, डिफरेंट शॉर्ट इसमें से बन के आते हैं, एज़ वेल एज़ ये क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पे भी आ जाता होता है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है 9th क्लास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इसमें से शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं, एज़ वेल एज़ इसमें से बहुत सारे MCQs भी आते हैं। अच्छा जी, ये चैप्टर किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या शॉर्ट बन सकते हैं, क्या क्या लॉन्ग बन सकते हैं, तो ये मैं आपको वीडियो के एंड पे साथ साथ बताती रहूँगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने जो है वो इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए इसके साथ जुड़े रहना है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था रिलेशनशिप ऑफ द बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। रिलेशनशिप क्या होता है? ताल्लुक किसका? बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ। ऊपर हमने कौन कौन सी साइंसेस पढ़ी थी? डिफरेंट साइंसेस के साथ उसका ताल्लुक होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब के साथ इसका कोई ना कोई रिलेशन बन सकता है। तो हमने कहा कि इंटर रिलेशनशिप की, यानी इसके दरमियान का एक ताल्लुक होता है डिफरेंट ब्रांचेस के साथ। किसका? साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस के साथ। कैन नॉट बी डिनाइड, यानी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात से हम इख्तलाफ नहीं कर सकते, वाकई ही साइंस का डिफरेंट ब्रांचेस का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होता है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी हमारे पास इंफॉर्मेशन रखती है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और ये इंफॉर्मेशन दूसरी ब्रांचेस के साथ साथ भी रिलेट करती हैं। साइंस की जितनी भी मज़ीद और ब्रांचेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन और बायो की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखती है, और हर ब्रांच जो साइंस की है उसका रिलेशनशिप होता है दूसरी ब्रांचेस के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग पढ़ रहे हो मूवमेंट इन द एनिमल्स के अंदर या इंसानों के अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है, ये अगर आप स्टडी कर रहे हो, और बायोलॉजिस्ट को एज़ वेल एज़ क्या पढ़ना पड़ता है? लॉज ऑफ मोशन एंड फिज़िक्स, यानी जिस तरह से फिज़िक्स में मोशन होता है इसी तरह से आपकी बायोलॉजी में भी मोशन उसी तरह से एक एनिमल का होता है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक टर्म दिखाती हूँ, ये वाली, ठीक है, इसको देखिए। अब ये लिवर है आपका, ठीक है। फिज़िक्स में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि लिवर किस तरह से मूव करता है। इसकी अगर इसके ऊपर फोर्स डलेगी तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से इस पे फोर्स डालते हम तो ये ऊपर की साइड हो जाता। तो जिस तरह से लिवर यहाँ पे काम करता है, सेम लाइक दैट इंसान का जो बाजू है, ठीक है, आर्म, लिम्स हैं, ठीक है, लिम्स इन्हें कहते हैं, बाजुओं को, टांगों को। तो ये लिम्स भी बिल्कुल एक लिवर की तौर पे काम करते हैं। अगर आप कोई भारी चीज़ पकड़ने लग पड़ते हो तो आपके खुद ब खुद बाजू नीचे की साइड हो जाते हैं। इस तरह अगर आपने हल्की फुल्की चीज़ उठाई है तो आपको उठाना ईजी हो जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर वो कह रहा है कि आप जो है वो फिज़िक्स में भी पढ़ते हो। तो इन सारी चीज़ों को कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, कि ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। अच्छा जी, तो ये इसकी डिफ़ाइन कहाँ से बन सकती है? ये शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में बताएं तो आप इसकी डिफ़ाइन यहाँ से शुरू करोगे कि हर ब्रांच साइंस की उसका रिलेशनशिप होता है दूसरी ब्रांचेस के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आप बायोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं मूवमेंट इन एनिमल्स तो उनको फिज़िक्स का लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ना पड़ेगा। इस सारे को हम क्या करते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है बायोफिज़िक्स क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। नाम से पता चल रहा है कि जिसमें आप फिज़िक्स के कोई ना कोई प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे होगे और साथ साथ क्या हो रहा होगा, कोई ना कोई बायोलॉजिकल फिनोमिना चल रहा होगा। दोनों चीज़ें मिल के चल रही होंगी तो उसको क्या कह देंगे? बायो और फिज़िक्स। बायो का मतलब बायोलॉजी चल रही है, फिज़िक्स का मतलब क्या है कि फ़िज़िक्स भी साथ चल रही है। फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हो, आप इसकी वही पुरानी एग्जांपल दे दो कि लिवर जिस तरह से फ़िज़िक्स में काम करता है इसी तरह इंसान के जो है वो बाजू और टांगें भी काम करते हैं। अच्छा जी, और कभी भी कोई भी डेफिनेशन आ जाए, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जस्ट आपने डेफिनेशन नहीं लिख देनी, ठीक है। अगर आपके पास बायोफिज़िक्स आ रही है तो आप इसमें सिंपल लिख सकते हो कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, ठीक है, एज़ वेल एज़ द बायोलॉजिकल फिनोमिना। तो आप इतनी सी डिफ़ाइन लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने ये चीज़ ना लिखी, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वाली चीज़ ना लिखी, साथ में आपने एग्ज़ाम्पल ना दी, तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। उसको कंप्लीट करने के लिए साथ में डेफिनेशन के साथ एग्ज़ाम्पल देना ज़रूरी है।
अच्छा जी, बायोकेमिस्ट्री पे आ जाते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो ये कहना चाह रहा है कि इंसान के अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल कंपाउंड, डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। तो आपका केमिस्ट्री का पढ़ना, डिफरेंट कंपाउंड्स को पढ़ना और डिफरेंट जो है वो प्रोसेसेस जो कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ चल रहे होते हैं, उस सारे को इकट्ठा मिल के पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। यानी हम केमिस्ट्री भी पढ़िए कि केमिकल रिएक्शन किस तरह हो रहे हैं, और बायो का मतलब है किसी इंसान के अंदर, किसी जानदार के अंदर। फिर आप इसकी एग्जांपल दोगे। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर हो रही होती है उसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं वो किस तरह से होते हैं, एज वेल एज रेस्पिरेशन जो कि इंसानों के अंदर हो रही होती है उसमें भी काफ़ी किस्म के केमिकल रिएक्शंस चलते हैं। तो इस सारी की स्टडी को आप क्या कह देते हो, बायो केमिस्ट्री। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है बायो मैथमेटिक, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, बायोमेट्री। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी वो मैथमेटिक्स दे देता है, कभी कभी आपको बायोमेट्री दे देता है कि शॉर्ट लिखे बायोमेट्री के ऊपर, तो आपने उसमें याद रखना है कि इसी का दूसरा नाम है। अच्छा, वो प्रोसेस जिसमें आप मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करते हो, ठीक है, मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उसके बाद आपके पास डाटा आ गया। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 2 कीड़े ये काम कर रहे थे, 2 कीड़ों ने ये काम किया, 4 कीड़ों ने ये काम किया, 5 कीड़े ऐसे थे जिन्होंने ये चीज़ खाई। तो एंड पे जब आपने कैलकुलेशंस निकालनी है तो प्लस माइनस करने के लिए आपको मैथ्स के टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग मैथ के साथ भी इसकी डील करवा देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा बायोजियोग्राफी। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है आप उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है, और बायो का क्या मतलब है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी नाम से पता चल रहा है कि आपने स्टडी देखनी है किसकी, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अकरेंस होता है मौजूद होना, पैदा होना या फिर वाक़या होना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है फैले हुए होना। तो आप द डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ का मतलब है बहुत सारी जो है वो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट उनकी स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत सारे जियोग्राफिकल हिस्सों में बहुत सारी स्पीशीज़ का वहाँ पे रहना और उनके बारे में पढ़ना कि कौन से इलाके, मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका वर्ल्ड है, अब इस एरिया में जो जो कीड़े मकोड़े रहते हैं या जो जो जानदार रहते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि वो इस एरिया में भी रहते हों। तो सिर्फ इस वाले को पढ़ना, फिर इस वाले को पढ़ना, फिर इन दोनों में क्या फ़र्क था, ये वाले यहाँ क्यों रह रहे थे, ये यहाँ पे आके क्यों नहीं रहे। जिस तरह पानी में रहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कुछ पानी में रह रहे हैं मछलियाँ वगैरह। अब आप ये कह सकते हो कि पानी में ही क्यों रह रही हैं, वो आपकी लैंड के ऊपर क्यों नहीं आके रह रही थी, या लैंड वाले ऑर्गेनिजम्स पानी में जाके क्यों नहीं रह रहे। तो ज़मीन के साथ साथ उन बायो के ताल्लुक़ को पढ़ना, इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास बायो इकनॉमिक्स। नाम से पता चल रहा है इकनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किसी भी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी चीज़ है, मतलब आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चर होता है आप किसी खेत के अंदर काम कर रहे हो, वहाँ पे आप काम कर रहे हो। अब आपने वहाँ पे बीज लगाए, पौधे आपके उगने थे, ठीक है, फिर आपने बाद में चेक किया कि यार मैंने बीज इतने लगाए थे, मेरे पास पौधे भी इतने ही उगे हुए आने चाहिए थे, लेकिन एंड पे क्या हुआ कि एक आध पौधा आपका उगा हुआ नहीं आया। तो आप ये कैलकुलेट करते हो कि यार मेरे पास टोटल 4 आने चाहिए थे लेकिन आए मेरे पास 3 हैं। तो क्या रीज़न्स होंगी जिनकी वजह से हो सकता है ये बीज उगा ही ना हो सकता है इसको किसी जानवर ने खा लिया हो। तो मतलब मुख्तलिफ, तो इनका आपस में इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना आपकी कॉस्ट क्या थी, आपका प्रॉफिट क्या था, आपका पैसा कितना लगा बीज लाने में, और आपको फिर उस बीज से पौधे उगाने में कितना बेनिफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। इन सारी कैलकुलेशंस को इकट्ठा करके पढ़ना, इससे हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स या बायो इकनॉमिक्स, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो। तो इसमें सारी बायो इकनॉमिक्स और उसके बेनिफिट और लॉस वगैरह कि आपको कितने फ़ायदे हो रहे हैं और कितना नुकसान हो रहा है, इस सब में आप उसको स्टडी कर लेते हो। अच्छा जी, उसके अलावा आ जाता है करियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में किस तरह से क्या क्या करियर्स हैं, क्या क्या अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, तो उस सारा के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं।
अच्छा जी, इट इज़ असेंशियल फॉर द स्टूडेंट टुडे। आजकल के जितने भी बच्चे हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी आने वाली ज़िंदगी की लीडरशिप क्या होगी, आने वाली ज़िंदगी में आपकी पोजीशन क्या होगी, आप किस चीज़ की रहनुमाई करेंगे। हैव द बैकग्राउंड ऑफ द मॉडर्न एंड द फॉरवर्ड लुकिंग ब्रांचेस ऑफ द साइंस। अब वो कह रहा है कि आपके बारे में जो आजकल की मॉडर्न और जो पुराने दौर की साइंसेस थी वो सारी ब्रांचेस के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने पीछे यही पढ़ा है कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं आजकल साइंस की। तो एन एक्यूरेट एंड मॉडर्न नॉलेज ऑफ द बायोलॉजी, अगर आपके पास एक मुकम्मल एक्यूरेट और मॉडर्न और जदीद आपके पास नॉलेज होगा बायोलॉजी का, तो आप क्या कर सकते हो, साइंस को और साइंटिफिक रिसर्च इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चल सकते हो। और यही बेनिफिट आपको आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारे करियर्स भी देगा। ठीक है, अभी आप पे है आप कौन सा करियर लेना चाहते हो। तो काफ़ी सारे करियर्स आपको हैं मिलेंगे जो आप बायोलॉजी के बाद रख सकते हो। फॉर एग्जांपल पहला है सर्जरी का, मेडिकल का, मेडिसिन्स का। इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे कि ये प्रोफेशन वो है जिसमें आप डायग्नोसिस करते हो, यानी पहचानते हो या तलाश करते हो या ट्रीटमेंट करते हो बीमारियों का जो कि ह्यूमंस के अंदर होता है। ठीक है, डिफरेंट डिजीज़ का ट्रीटमेंट या डायग्नोस करना हमारे पास सर्जरी के थ्रू, ये हमारे पास सर्जरी में आ जाता है। इस सर्जरी में क्या होता है कि पार्ट ऑफ बॉडी को आप रिपेयर भी करते हो, यानी उन्हें ठीक करते हो, उनको रिप्लेस भी करते हो, यानी आप जैसे किडनी आपकी ख़राब हो गई है, ठीक है, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, एक की किडनी निकाल के दूसरे को लगा दी जाती है, तो ये रिप्लेसमेंट हो गई ना। या फिर रिमूव कर दिया, जैसे अपेंडिक्स का किसी को मसला हुआ तो बॉडी में से अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। इसी तरह चीज़ें रिपेयर भी कर जाती हैं, जिस तरह आपको कोई गिरे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, फिर आपको स्टिचेस लगाकर आपको वापस ठीक कर दिया जाता है। तो मतलब तीनों काम आपके सर्जरी के रोल में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बॉडी में आपकी किडनी के अंदर स्टोन्स बन गए हैं, पत्थर बन गए हैं, तो वो रीनल सर्जरी के ज़रिए यानी किडनी की सर्जरी के ज़रिए निकाल दिए जाते हैं या किडनी की ट्रांसप्लांटेशन कर दी जाती है। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है किडनी को उठाकर एक की बॉडी से दूसरी की बॉडी में शिफ्ट कर देना। इस तरह लिवर यानी आपका जिगर जो है वो उसकी भी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। तो ये सारे प्रोफेशंस तब आप कर सकते हो जब आप बायोलॉजी को एज अ मेन टॉपिक लेकर चलो, और बाद में आप ये कोर्स MBBS करने के बाद, आप स्पेशलाइजेशन करने के बाद आप जो है वो सर्जन भी बन सकते हैं। अच्छा, फिशरीज़ में ये है कि आपके पास बायोलॉजी में ही आगे फर्दर एक जो है वो टर्म आती है जिसमें आप फ़िशेस को पढ़ते हो। फ़िशेस में आपके पास फ़िश प्रोडक्शन को चेक किया जाता है। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको ये बताया जाता है, जहाँ पे आप फ़िशरीज़ के प्रोफेशंस को इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे ये सारा प्रोफेशन फ़िशरीज़ का एम्प्लॉय किया जाता है, यानी आप ना सिर्फ फ़िशेस को पढ़ सकते हो, उनकी प्रोडक्शन को पढ़ सकते हो, साथ साथ आपको जॉब भी मिल सकती है। फ़िशरीज़ वाले एरिया में जहाँ पे फ़िशेस ज़्यादा होती हैं, उन एरियाज़ में न जाने कितने ही लोग काम करते हैं, वो यहाँ से चीज़ें कमा रहे हैं। तो इस सब में भी आपकी अच्छी खासी जॉब है। आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, क्वांटिटी चेक कर सकते हो फ़िश की। पाकिस्तान में ये सारे जो हैं वो जितने बैचलर लेवल के या मास्टर लेवल के बच्चे जो स्टडी कर चुके हुए हैं ज़ूलॉजी को या फ़िशरीज़ को, उनको जो है वो जॉब दे दी जाती है फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट में। अच्छा जी, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, यानी आप लोग खेतों में किस तरह से काम करवा सकते हो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। तो जैसे फूड की क्रॉप हो गई या एनिमल्स के बारे में जो कि फूड के लिए अच्छा ज़रिया बन सकते हैं, आपको ये सारी इस एग्रीकल्चर के अंदर बताया जाएगा। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होते हैं? जो कि वर्क करते हैं, काम करते हैं फॉर द बेटरमेंट यानी बेहतरी के लिए ऑफ द क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होती हैं? आपकी खेत वगैरह, ठीक है, जैसे गंदम के हो गए, चावलों के हो गए, कॉर्न हो गई, मकई, ठीक है। एनिमल्स हो गए जैसे बफलो वगैरह, ठीक है, वहाँ पे गायें भैंसें फिर रही होती हैं, उनका ख्याल रखना, ठीक है, वो कौन सी फूड देती हैं और उनको फूड कितनी अच्छी देनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बना दी गई हैं जहाँ पे आप इसको कोर्स को ही लेकर चल सकते हो। आप फर्दर एग्रीकल्चर को अपना कोर्स चूज़ करके आप फर्दर इसके अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन करके आप आराम से किसी भी एग्रीकल्चर के अंदर जाकर अपनी जो है वो जॉब कर सकते हो। तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन आपने बायोलॉजी में ही लेनी होती है, उसी का एक पार्ट होता है एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। तो बायो के पढ़ने का ये भी फ़ायदा है कि आप इस वाली फील्ड में भी जा सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल को जाके जज करना, एनिमल का ख्याल रखना, ये जो है वो हमारे पास केयर
विद द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न, इसमें क्या किस बात का ख्याल रखा जाता है? विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स, या लाइफ स्टॉक भी इसका दूसरा नाम है। तो कभी कभी एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि डोमेस्टिक एनिमल का दूसरा नाम क्या है? लाइफ स्टॉक। अच्छा जी, तो इसमें आप लोग क्या करते हो कि जितने भी आपके डोमेस्टिक एनिमल जैसे काऊ वगैरह हो गई, ठीक है, इन सब का आपको ख्याल भी रखते हो, और इनकी ब्रीडिंग का, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग इनके बच्चे पैदा हों, उनसे बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट हो, तो ये सारा कुछ आप देखते हो। आप कैटल वगैरह को, शीप वगैरह को देखते हो। और ये कोर्स जो है वो एनिमल हस्बेंड्री का आपको करवाया जाता है जब आप बाद में बायो में सेकेंडरी एजुकेशन में आगे मज़ीद जो है वो शिफ्ट हो जाते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हॉर्टिकल्चर। इसमें आप गार्डनिंग करते हो, ठीक है, माली वाला काम, जैसे माली होते हैं ना। अब इसमें भी यही है कि आपने सारी वैरायटीज़ जितनी भी आपकी फूड प्रोडक्शन है, जो आपके प्यारे प्यारे ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, यानी जो आपकी कुदरती नहीं बल्कि कुछ आर्टिफिशियल हैं, कुछ ऐसे जो कुदरती हैं, उनको सजाने के लिए, जैसे आपके होते हैं ना गार्डन्स बड़े बड़े, वहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे इनको जॉब दी जाती है। उनको पता होता है प्लांट के बारे में अच्छा सा, कि कौन सा प्लांट कहाँ पे लगना चाहिए, कौन से प्लांट को कितनी न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। और फ्रूट प्लांट्स वगैरह के किस प्लांट पे फ्रूट आएगा, किस पे नहीं आएगा, तो सिर्फ बायोलॉजी के ही स्टूडेंट्स हैं जो फर्दर इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन द बायोलॉजी। काफ़ी फील्ड्स हमें बता दी गई हैं, मज़ीद 3 फील्ड्स आपकी रह गई हैं, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। फार्मिंग क्या होती है? फार्मिंग नाम से पता चल रहा है किसी फार्म में काम करना। अच्छा जी, इसमें आप डेवलपमेंट करते हो या मेंटेनेंस करते हो बहुत सारे फार्म्स की, ठीक है, डिफरेंट फार्म्स होते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, ठीक है। इन फॉर्म्स में आप उनका ख्याल रखते हो, उनके अंदर चीज़ों को बेटर करते हो। फॉर एग्जांपल के कुछ एनिमल फार्म्स होते हैं जहाँ पे एनिमल की ब्रीडिंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही होती हैं ताकि आपके एनिमल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, उनके अंदर प्रोटीन बहुत बेहतर होती जाए, उनके मिल्क का सोर्स अच्छा होता चला जाए, ठीक है। तो पहली एग्जांपल आपने क्या दी? एनिमल ब्रीडिंग की, ठीक है। कुछ फार्म्स में हम एनिमल्स का ख्याल रखते हैं, काऊ का ख्याल रखते हैं, इन सब का ख्याल रखा जाता है। क्यों ख्याल रखा जाता है? ताकि वो अच्छी प्रोटीन दें और साथ साथ उनका मिल्क सोर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो। दूसरी एग्जांपल आप दोगे पोल्ट्री फार्म की। पोल्ट्री फार्म में हम लोग चिकन और उनके अंडे रखते हैं, ठीक है, और इनका ख्याल ये रखा जाता है कि वहाँ पर आप चिकन भी अच्छे अच्छे प्रोड्यूस करें जो हमें अच्छा अच्छा प्रोटीन दें, क्योंकि चिकन आपकी प्रोटीन का सोर्स है, और साथ साथ हमें अंडे भी अच्छे अच्छे देते हैं। तीसरी एग्जांपल है आपकी फ्रूट फार्म। फ्रूट फार्म वो वाली जहाँ से आपके सारे फ्रूट्स आते हैं, तो ये वहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स लगाते हैं, वहाँ पे प्लांट को ग्रो करवाते हैं। फिर स्टूडेंट्स जो ये सारे इन सारे प्रोफेशंस को अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? बायोलॉजी को ही अपना सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 फील्ड्स हैं आपकी फॉरेस्ट्री एंड द बायोटेक्नोलॉजी। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से वर्ड निकला है। फॉरेस्ट क्या होता है? आपका दरख्त जंगलात, ठीक है। तो वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो लुक आफ्टर करते हैं, ख्याल रखते हैं नेचुरल फॉरेस्ट का, जो कुदरती अल्लाह ताला ने हमारे दरख्त बना दिए हैं उनका, और एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को कि वो बहुत सारी प्लांटिंग करें और ग्रो करें आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को। तो वो हमारी गवर्नमेंट को ये भी समझाते हैं कि आपने बहुत सारे पौधे भी लगाने हैं और साथ साथ बहुत सारे मसनूई जो जंगलात हैं उनकी भी अडॉप्टेशन करनी है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस करियर को भी आपके आगे फर्दर हेल्प करवा रही हैं, और बायोलॉजी और जोलॉजी के स्टूडेंट आगे बॉटनी रख के ये काम कर सकते हैं। फर्दर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो इस लेटेस्ट प्रोफेशन, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट प्रोफेशन आजकल चल रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी में ही चल रहा है। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं या काम करते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी छोटे छोटे जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, और काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उठा के उन्हीं से नई चीज़ें बनाते हैं, और वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं दवाइयाँ बनाने में, आपकी फूड इंडस्ट्री में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में वो आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर रही होती हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स को। जब आप बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जाते हो या फिर आपने अपना बैचलर किया हुआ हो ज़ूलॉजी या फिर बॉटनी में। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ गया कि कुरान और बायोलॉजी। कुरान किस तरह से रिलेट कर रहे हैं आपकी बायोलॉजी के साथ? बहुत सी जगह पे अल्लाह ताला ने कुरान में हमें हिंट दिया हुआ है कि किस तरह से हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स
के करैक्टर और उनके ओरिजिन। करैक्टर होता है खसूसियात, ओरिजिन होता है उनकी शुरुआत, या फिर आप कह लो कि वो कहाँ से अखज़ की गई थी। तो कुरान ने हमें बहुत सारी जगहों पे अपनी आयत के ज़रिए से बता रखा है कि वाकई ही जो बातें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं वही बातें हम बायो में पढ़ते भी हैं कि किस तरह से एक इंसान बना, किस तरह से हमारे अंदर जिस्म एक दूसरे से जो है वो मांस आपका हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। जिससे कुरान की एक आयत है कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द वाटर, हमने हर जानदार को किससे बनाया है? पानी से। और यही बातें हम लोग वाकई पढ़ते हैं कि हमारी आजकल की साइंस ने बताया है कि हमारा जो लिविंग थिंग्स हैं उनका जो प्रोटोप्लाज्म है या सेल का जो है सेल है, उसके अंदर आप कह लो 60 से 70% क्या है? पानी ही है। तो देखने से इस हिंट से हमें ये पता चला कि वाकई हम सारे कहाँ से बने हैं? पानी से ही बने हैं। तो अगर हमें हिंट्स अगर हम लोग लेना चाहें तो हमें ये भी पता चलता है कि बायो को पढ़ने से हम काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ को रिजॉल्व करते हैं, काफ़ी सारे कुरानिक हिंट्स देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कुरान ने किस तरह से हकीकत को बयान किया है और क्या वाकई ही जो है वो हम लोग उन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं। दूसरी आयत है कि ही मेड मैन फ्रॉम द क्ले लाइक अ पॉटर। ये बात हम सबको पता है कि हम सब किससे बने हुए हैं? मिट्टी से। तो अल्लाह ताला ने हम सबको नरम मिट्टी से बनाया। तो ये बात अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमा दी। इसी तरह तीसरी अगर आयत की हम बात कर लें तो उसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि देन फैशन वी द ड्रॉप ऑफ अ क्लॉट, देन फैशन वी द क्लॉट अ लिटिल लम्प, then fashioned we the little lump bones and then clotted the bones with the flesh। और यही बात बायो भी हमें सिखाती है, बताती है किस तरह से कि सबसे पहले एक कतरे से बनाया गया इंसान को, ठीक है। उस कतरे को, उस लोथड़े को जो है वो बाद में क्या किया गया? हड्डियाँ उसको बना दिया गया, उन लोथड़ों से हड्डियाँ बनाई गई और फिर जो है वो उसके अंदर गोश्त पैदा किया गया। तो यही हकीकत है, आपकी भी बोन्स हैं, फिर उसके बाद आपके मसल्स आते हैं। तो ये सारी कुरानिक आयत यहाँ पे मेंशन करने का ये मतलब था कि ये बताया जा सके कि बायो को पढ़ना कुरान की आयत को अंडरस्टैंड करना ही है। अच्छा, उसके अलावा अल्लाह हैद क्रिएटेड एवरी लिविंग एनिमल फ्रॉम वाटर। ये बात हमने पहले भी की कि अल्लाह पाक ने सारी चीज़ों को किससे बनाया है? पानी से। सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बैलीज। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अपनी जो है ना, बैलीज का मतलब है अपने पेट के बल चलते हैं। क्या आपने पेट के बल चलने वाले जानवर देखे हुए? जी बिल्कुल। जैसे आप स्नेक को देखो, वो पेट के बल चल रहा होता है, ऐसी बात है ना, उसके पाँव तो नहीं होते ना। अच्छा, उस कुछ ऐसे होते हैं जो दो टांगों पे चलते हैं। दो टांगों वाले कौन है? हम इंसान, ठीक है। हम दो टांगों पे चलते हैं। और यही बात बायो हमें अलग करके बताती है कि जो ज़मीन पे चलने वाले, रेंगने वाले जानवर हैं वो कुछ और हैं, दो टांगों पे चलने वाले कुछ और हैं, और कुछ फोर टांगों पे चलते हैं, जैसे कि आपके कैट, डॉग वगैरह हो गई। तो अल्लाह ताला ने वही बनाया जो उसने चाहा। तो ये सारी बातें बताने का यही मकसद है कि किस तरह से कुरान जो है वो हिंट करता है हमारी बायोलॉजी की तरफ। अच्छा जी, काफ़ी सारे मुसलमान साइंटिस्ट जिन्होंने बायो को और कुरान को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारा जो है वो रोल प्ले किया, और इन मुस्लिम साइंटिस्ट की हम बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। तो ये मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने हमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दी और स्टडी करके बताया साइंस को भी, और उनकी हमने बहुत सारी फील्ड, साइंस की फील्ड्स में सक्सेस भी देखी। तो उनके बारे में अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या काम किया था। और इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। इस तरह से लिखा हुआ आता है, जाबिर बिन हयान का रोल बताएं, अब्दुल मलिक अस्माई का रोल बताएं, ठीक है। शॉर्ट में ये आ जाता है। तो अगर हम जाबिर बिन हयान की बात करें तो वो ईरान में पैदा हुए थे, ठीक है। और अपनी जो मेडिसिन्स का सारा प्रैक्टिस किया, यानी उन्होंने मेडिकल रखा और अपनी मेडिसिन्स को कहाँ पे जाके प्रैक्टिस किया? इराक में। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए केमिस्ट्री के रिलेटेड भी, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स पे और एनिमल्स पे किताबें लिखी। और उनकी एक फ़ेमस बुक है जिसका नाम क्या है? अल नबातात और अल हैवान। हैवान क्या होते हैं? जानवर, एनिमल्स। नबातात कौन होते हैं? प्लांट्स, बॉटनी रिलेटेड सब्जेक्ट। तो प्लांट के लिए उन्होंने नबातात वाला वर्ड यूज़ किया था और एनिमल्स के लिए उन्होंने अल हैवान वाला।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप बताएं कि उनकी फेमस बुक्स का नाम क्या था, या फिर अल नबातात किसके लिए यूज़ हुई थी, ठीक है, और अल नबातात किसकी बुक थी। तो ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता होता है, तो इसको स्किप नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट थे अब्दुल मलिक असमाई। अगर हम उनकी बात कर लें तो उन्होंने ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने एनिमल को पूरी डिटेल में पढ़ा था, और उनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स थी, जो बातें उन्होंने लिखी थी वो कौन कौन सी थी। अल एबिल, कैमल, ठीक है, अगर हम एमसीक्यू आ जाए कि कैमल किसकी बुक थी, अल एबिल किसकी बुक थी, या अल एबिल किस वर्ड पे लिखी गई थी, किसके बारे में थी, किस एनिमल के बारे में थी, तो आप बता सकते हो कैमल के बारे में थी। कैमल क्या होता है, ऊँट। अल खैल, अल खैल किसके बारे में थी, हॉर्स के बारे में, यानी घोड़े के बारे में। अल वहूश किसके बारे में थी, एनिमल के बारे में, सारे एनिमल से। खलकुल इंसान, यानी इंसान से रिलेटेड। तो ये सारी किताबें थी, तो ये नेम आ सकता है कि ये बुक्स किसकी थी और कब लिखी और कैसे लिखी। अच्छा जी, नेक्स्ट तीसरे साइंटिस्ट हैं बू अली सीना। बू अली सीना की पिक्चर भी यहाँ पे बता दी गई है कि ये वो साइंटिस्ट थे, ये वो अजीम शख्सियत थे जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया साइंस में, बायो में। इसी तरह जाबिर बिन हयान की भी पिक्चर यहाँ पे दिखा दी गई है कि ये वो अजीम शख्सियत थी जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया। अच्छा जी, अगर हम लोग अबू अली सीना की बात कर लें तो ही इज़ ऑनर्ड एज अ फाउंडर ऑफ मेडिसन। इनको क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मेडिसन। बुनियाद किसकी रखी इन्होंने, मेडिसन की बुनियाद रखी। अच्छा, इन्हें हम एविसीना भी बोलते हैं। वेस्ट के अंदर मगरबी इलाकों में देखें तो इनको एविसीना कहा जाता है। ये फिजिशियन थे, यानी फ़िज़िक्स इनका मेन सब्जेक्ट था। उसके अलावा फ़िलासफ़र भी थे, यानी फ़िलासफ़ीज़ लिखते थे। एस्ट्रोनॉमर का क्या मतलब है कि वो सितारों से रिलेटेड भी इल्म जाते थे, एज़ वेल एज़ वो एक पोइट भी थे, यानी शायरी वगैरह भी कर लेते थे। यानी इतनी ज़्यादा खसूसियात इस एक ही बंदे के अंदर मौजूद थी। अच्छा जी, अल कानून फ़ी अल तिब। अल कानून फ़ी अल तिब जो है वो इनकी किताब का नाम है, जिसमें कैनन ऑफ मेडिसन इन द वेस्ट, जिसमें इन्होंने मगरबी इलाकों में अपनी जो है वो मेडिसन्स के बारे में, दवाइयों के बारे में सारी बातें डिटेल से बता दी थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एज अ लॉन्ग भी आ सकता है कि 4 लेवल्स, कोई भी आपको पूछ सकता है कि ये 4 लेवल्स बताएं। ये शॉर्ट की वे में भी आ सकता है कि सिर्फ सब एटॉमिक लेवल बताएं, ये बताएं, वो बताएं, ठीक है। तो इसको हम फर्दर पढ़ लेते हैं। सब एटॉमिक लेवल कौन सा होता है या एटॉमिक लेवल कौन सा होता है। एटॉमिक या सब एटॉमिक का मतलब है एटम से रिलेटेड, ठीक है। जो जितना भी मैटर है, यानी आपके इर्द गिर्द जितना भी चीज़ें मौजूद हैं वो किसी न किसी एलिमेंट से बनी हुई हैं, और हर एलिमेंट के अंदर एक सिंगल काइंड यानी एक ही किस्म का एटम लगा हुआ है। एटम क्या मतलब है, एटम का वर्ड ए यानी नॉट, टम का मतलब है कट, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको फर्दर कट नहीं कर सकते, जिसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। एटम जो है वो हमारे पास बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताती हूँ कि सबसे पहले ये देखा गया था कि जो सारा का सारा इर्द गिर्द आपके मैटर मौजूद है वो किसी न किसी एलिमेंट से बना है, ठीक है। हर चीज़ किसी न किसी जुज से बनी हुई ही है, और वो जो एलिमेंट है वो आगे एक एटम से बना है, ठीक है। एटम सारे इकट्ठे हुए क्या बना, एलिमेंट। एलिमेंट इकट्ठे हुए तो क्या बन गया, मैटर। अब यही एलिमेंट जो एटम है, इसके बारे में पहले ये सोचा जाता था कि ये एटम यानी ए फॉर नॉट, टी फॉर टम, कट नहीं हो सकता। ये एक ऐसी चीज़ है जो मज़ीद कट नहीं हो सकता, जो मज़ीद किसी के अंदर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन बाद में ये देखा गया कि ये बात गलत है, एटम मज़ीद टूट सकता है, कट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। इसके अंदर कोई छोटी मोटी चीज़ें मौजूद हैं, और उन छोटी मोटी चीज़ों का नाम क्या था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी वो पार्टिकल्स जो एटम के अंदर मौजूद थे। अच्छा जी, जो मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल का मतलब है रह सकते हैं, वो कौन से पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब टोटल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पूरी जो कुदरत ने रखे हैं वो 92 काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर में, कुदरत में मौजूद हैं। अब ये एमसीक्यू आता है कि कितनी काइंड्स हैं जो कि हमारी नेचर में मौजूद हैं। उसमें से 16 बायो एलिमेंट हैं। बायो एलिमेंट का मतलब है जो जानदारों के अंदर एलिमेंट
पाए जाते हैं। तो अगर आप पूरी अपनी ज़मीन देखो, पूरी दुनिया देखो, तो टोटल 92 मौजूद होंगे, जिनमें से एक इंसान के अंदर या जानदार के अंदर कितने होंगे? 16। अच्छा, ये जो है वो आपके बॉडी बनाने में आपकी मदद करते हैं, और यही बायो एलिमेंट्स हैं जिनमें से 6 जो हैं वो आपकी जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, अगर आपकी बॉडी है या किसी भी एनिमल की बॉडी है, 99% तो इन 6 एलिमेंट्स ने आपके जिस्म को बनाया है। वो कौन से 6 हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। तो यही 6 के 6 आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। उसके अलावा रह गए पीछे 10, टोटल कितने थे? 16। 6 हमने वो निकाले जो कि 99% बनाते हैं, बाकी 10, जिसमें 10 कौन कौन से हैं? पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। तो ये वो सारे हैं जो आपकी बॉडी का सिर्फ 1% मैस बनाते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि अगर आप इनको भूल जाओ, लेकिन मतलब ये काबिले इग्नोर होने वाले नहीं हैं। ये आपकी बॉडी के लिए उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जितने के बाकी। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, तो ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है किसी भी एटम के। वाइल इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट शेल आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। अब वो ये बता रहा है कि अगर हमारा एटम देखें तो एटम के अंदर दरमियान में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, वहाँ पे बैठे हुए होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों यहाँ बैठे होते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम ई से शो करते हैं, ये मूव करके जा रहा होता है इसके ऑर्बिट में। ऑर्बिट का क्या मतलब है? ये इसके साइड पे जो ये शेल बने हुए हैं। तो यही बात वो यहाँ बता रहे हैं कि ऑर्बिट के अंदर वो मूव करता रहता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल डिटरमिन द मैनर इलेक्ट्रॉन रिएक्ट विद ईच अदर। वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से पता चलता है कि आपका जो है वो एटम किस तरह से काम करेगा। अच्छा जी, ये आपको वही बता रहा है कि अगर हम इंसानी जिस्म देखें तो उसमें इतना फ़ीसद कौन बना रहा है? ऑक्सीजन। 65% तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन पे डिपेंड कर रही है, तभी तो ऑक्सीजन आपकी सांस लेने के लिए भी ज़रूरी है। ऑक्सीजन ना हो तो आप तो ख़त्म ही हो जाओ। अच्छा जी, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इतना फ़ीसद क्या है? कार्बन। 18% आपको क्या चाहिए? कार्बन तो चाहिए। अगर आप देखो हाइड्रोजन को, तो 10% आपको हाइड्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन कितनी चाहिए? सिर्फ 3%। कैल्शियम आपको चाहिए 2%। फास्फोरस आपको कितनी चाहिए? 1%। और बाकी भी सारे कितने चाहिए? 1%। तो टोटल 100% आपके बॉडी इस तरह से कंप्लीट होती है। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर उसके अलावा ये शॉर्ट डिफाइन में भी आ सकता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना। मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी कंपाउंड का, जिसमें सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे अब आपके पास फॉर एग्जांपल H2O है, अब पानी है, ठीक है, वाटर आपने सुना है किसके साथ बना होता है? H2O। H2O इसका एक मॉलिक्यूल है। अब सारे H2O मिल के क्या बनाएंगे? वाटर को बनाएंगे। तो अब हर H2O में वही खूबी होगी जो कि पानी के अंदर होगी। तो ये डिफ़ाइन आपने इग्नोर नहीं करनी। मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है कि जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, बायो एलिमेंट्स, ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, या तो कंबाइन करते हैं आयोनिक या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए। स्टेबल पार्टिकल्स ऑफ सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। दूसरी डिफाइन बायोमॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल की क्या आ गई कि बायो एलिमेंट, यानी बायो एलिमेंट हमने क्या कहे थे? वो 16 एलिमेंट्स जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। तो ये आइसोलेटेड नहीं होते, यानी अलग से नहीं रहते। इनको किसी न किसी के साथ दोस्ती बनानी पड़ती है, कंबाइन करना पड़ता है। अब वो कंबाइन करने के लिए या तो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं या फिर कोवलेंट बॉन्ड, और फिर वो स्टेबल बन के आराम सुकून से रहते हैं। और इन बॉन्डिंग के अंदर वो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? इस बॉन्डिंग के अंदर जब वो मिल के रह रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। इसमें आप एग्जांपल किसकी दे दोगे? H2O की। H2O कैसे बना? ये वाटर है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। हाइड्रोजन अलग से नहीं रह सकता था, ऑक्सीजन अलग से नहीं रह सकता था, दोनों ने मिल के एक मॉलिक्यूल बनाया जिसका नाम क्या हो गया? पानी। और पानी स्टेबल है, हर वक्त अपनी असल हालत में मौजूद रहता है।
अच्छा, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल से बने हुए होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स मौजूद होती हैं। ये हमारी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल ऑफ देम सेल्स कंस्ट्रक्टेड एज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ड्यू टू स्पेसिफिक बॉन्डिंग। अब वो कह रहा है कि डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट की वजह से हो सकता है कि बॉन्डिंग हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में हो जाए। अगर वो बॉन्डिंग हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में है तो उसे हम अमोनिया बोल देते हैं। अगर वो बॉन्डिंग आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हो जाए, मतलब बॉन्डिंग डिपेंड करती है कि ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से ही बॉन्ड बनाना है। तो उनकी अरेंजमेंट और उनकी वैरायटी से हमें पता चलता है कि अगली चीज़ क्या बनेगी। अब बायोमोलिक्यूल्स के आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मैंने होता है छोटा, ठीक है। माइक्रो वो वाले होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जिनका वज़न कम होगा, जैसे ग्लूकोज, पानी, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। मैक्रो वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वज़न वेट ज़्यादा होगा, जैसे स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड। और ये एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आता होता है शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी, कि माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बताएं, और साथ साथ आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी ही होती है। अच्छा, अगला है ऑर्गेनेली क्या होती है, सेल लेवल क्या होता है, टिश्यू लेवल क्या होता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है, इंडिविजुअल पॉपुलेशन। अच्छा जी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग फर्दर स्टडी करें तो हमारे पास ऑर्गेनेली और सेल लेवल आ जाते। हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली क्या होती है, सबसे छोटा सेलुलर स्ट्रक्चर। ये आपके पास सेल है, ठीक है, आपकी सारा जिस्म आपका सेल से मिलके बना हुआ है, और उस सेल के अंदर छोटे छोटे, जैसे आपका घर होता है ना, हर घर में एक अलग से कमरा होता है, और हर कमरे में कोई ना कोई रह रहा होता है, कोई अम्मी का कमरा, कोई जी बहन भाइयों का कमरा, कोई दादी का कमरा। इस तरह करके सेल के अंदर भी डिफरेंट कमरे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेली। तो अब ये असेंबल होते हैं टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का सबसे बुनियादी बुनियाद, जिसे हम कहते हैं सेल। तो सेल की अगर आपको डिफाइन पूछ ली जाए सेल क्या है, तो आप कह सकते हो सेल इज़ बेसिकली अ यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और ऑर्गेनेली क्या होती है कि जो कि कंपार्टमेंट्स इन द सेल को आप ऑर्गेनेली भी कह सकते हो। हर टाइप जो ऑर्गेनेली की होती है वो एक ख़ास फंक्शन, एक ख़ास काम करती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनेली का नाम है। ये हमारे पास सेल की रेस्पिरेशन करती है, जो आप सांस लेते हो ना, वो सारा सांस लेने वाले काम में ये भी मदद करती है। इस तरह राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स भी एक ऑर्गेनेली का नाम है, और ये आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाती हैं। तो इसमें हमने फर्दर जो है वो, इसमें आपने जस्ट यही बात बतानी है कि जो फंक्शन ऑफ सेल हो रहा होता है अकम्प्लिश बाय द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, वो कह रहा है ओवरऑल जो सेल का स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है ना, जैसे एक सेल है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ उसका काम है प्रोटीन बनाना, तो उसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज वही काम कर रही होंगी, उसे प्रोटीन पकड़ा रही होंगी, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ रही होंगी। तो ओवरऑल वो कह रहा है कि सेल का फंक्शन अकम्प्लिश्ड ही तब होता है जब ये सारी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स अपना काम करते रहें। इनमें क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि हर कोई अपना काम करती रहती है, दूसरों को तंग नहीं करती। अगर हम प्रोकैरियोट की बात कर लें या प्रोटिस्ट की बात कर लें, अब प्रोकैरियोट और प्रोटिस्ट क्या होते हैं, जो मल्टी सेलुलर नहीं होते। मल्टी सेलुलर आगे क्या होता है वो भी बताती हूँ। ये सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं, तो उनके जिस्म का सारा दारोमदार उस एक सेल पे होता है, उस सेल की ऑर्गेनेलिस पे होता है। अब जैसे फंजाई हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, ये सारे क्या हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से, आप हो, मैं हूँ, जानदार और काफ़ी सारे, वो सारे हज़ारों लाखों करोड़ों सेल से मिलके बने हुए हैं। जबकि जो प्रोकैरियोट और प्रोटिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बने हैं। अच्छा, यही सारे सेल जब इकट्ठे होते हैं, सिमिलर सेल एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, टिश्यू। अब हम टिश्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक जैसे सेल जो कि एक जैसा काम परफॉर्म कर रही हो, स्पेशलाइज परफॉर्मेंस उनकी हो, और कॉमन फंक्शन सिर्फ एक ही काम हो उनका, तो उसे हम कह देते हैं टिश्यू। जो सेल होता है टिश्यू में, वो अपने ही प्रोसेसेस लाइफ के चलाता रहता है, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। वो कह रहा है कि एक टिश्यू के अंदर हर सेल अपना कुछ प्रोसेसेस खुद ब खुद करता है। जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन हो गई, सेल का सांस लेना या वो वाला काम,
प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन कुछ स्पेशल काम भी होते हैं जो कि टिश्यू से रिलेटेड होते हैं। यानी टिश्यू, अगर आपका स्टमक है, स्टमक के जो टिश्यू हैं, आपके मैदे के टिश्यू हैं, उसमें जितने भी सेल होंगे वो सारे वही काम करेंगे जो आपका मैदा काम करता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे जैसे अपनी प्रोटीन बनाना और सेलुलर रेस्पिरेशन, वो ये अपनी अलग से करते रहेंगे। अच्छा, बहुत सारे टिश्यू होते हैं, एग्जांपल आपने देनी है एपिडर्मल टिश्यू की, ग्राउंड टिश्यू हो गए। एनिमल टिश्यूज़ में आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं? नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। कौन कौन से हमने बताया कि प्लांट में आप एक दे देना एग्जांपल कि एपिडर्मल टिश्यू प्लांट में होता है। इसी तरह एनिमल में आप दे देना कि नर्वस टिश्यू जो है वो हमारे पास एनिमल में मौजूद होता है। अच्छा, यही टिश्यू जब इकट्ठे होते हैं तो आपके पास क्या बनाते हैं? सारे टिश्यू जो एक जैसा काम कर रहे हों वो ऑर्गेनाइज होते हैं टुगेदर और एक इकट्ठा यूनिट बना लेते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं? ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गन के परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने ख़ास काम। हर टिश्यू, ऑर्गन के जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, मतलब एक टिश्यू जिसमें ढेर सारे सेल्स होंगे, फिर इसी तरह एक टिश्यू जिसमें ढेर सारे सेल्स होंगे। ये फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है जिसमें बहुत सारे सेल अपना काम कर रहे हैं, ये एक टिश्यू है जिसमें बहुत सारे सेल्स अपना काम करें, और ये ओवरऑल हमने कह दिया कि एक ही जगह के अंदर मौजूद हैं, तो इससे हमने क्या कह दिया? ऑर्गन। अच्छा, ये सारा क्या होता है कि सारा जब काम करते हैं तो कलेक्टिवली इकट्ठा होके वो उस ऑर्गन का काम बन जाता है। जैसे स्टमक है आपका, मैदा, ये भी, इसका काम क्या होता है? हज़म करना, ठीक है, प्रोटीन को और खुराक को स्टोर करके रखना। अब ये इसमें वही टिश्यू मौजूद होंगे जिनका ये काम होगा। जैसे एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यूज़, इनका काम होता है गैस्ट्रिक जूस निकालना। आपके मैदे के अंदर गैस्ट्रिक जूस निकाला जाता है जिसका काम क्या होता है? डाइजेशन करवाना, आपकी खुराक को हज़म करवाना और आपकी प्रोटीन्स को क्या करवाना? हज़म। तो इसी टिश्यू की वजह से आपके स्टमक का भी क्या काम बन गया? आपके स्टमक का भी काम डाइजेशन बन गया। यानी अगर आपके स्टमक के अंदर, आपके मैदे के अंदर ये वाले टिश्यू ना होते तो आपके पास हज़म करने वाला काम मैदे का होता ही ना, किसी और का हो जाता जहाँ पे ये टिश्यू होते। इसी तरह मसल टिश्यूज़ में क्या होता है? आपके पास मसल टिश्यूज़ क्या करवा रहे होते हैं? आपके मैदे की ग्राइंडिंग, कंट्रैक्शन करवाना। यानी आपका मैदा सिर्फ चीज़ों को गैस्ट्रिक जूस के ज़रिए से नहीं हज़म करता, बल्कि आपकी खुराक जब आपके मैदे में जाती है तो आपका मैदा सिकुड़ता है, थोड़ा थोड़ा अपनी खुराक को इधर उधर करवाता है। तो वो खुराक को इधर उधर करवाने वाला काम कौन करवाता है? मस्कुलर टिश्यू। अगर मस्कुलर टिश्यू वहाँ पे ना होते तो आपकी खुराक ठीक से हज़म ही नहीं होती। अच्छा, तो ये दोनों टिश्यू मिल के काम करते हैं। तो ओवरऑल आपके मैदे का क्या काम बन गया? निज़ाम इंतज़ाम वाला काम, या फिर सॉरी, हज़म करने वाला काम बन गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। यानी सारे ऑर्गन एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो उसे हम क्या कह देंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल। और डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट काम करते हैं और वो पूरी बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर। जैसे आपके पास क्या होता है कि वो क्या कहते हैं कि हर ऑर्गन एक अपना ख़ास काम रखता है और ये सारा जो है वो ओवरऑल हमें उस पूरे ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन नज़र आता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास ढेर सारे ऑर्गन आते हैं। कौन कौन से? अगर आप देखो इसमें हमें ओवरऑल क्या पता चलता है कि डाइजेशन हो रही है। आपको पता है, आप कोई चीज़ खाते हो अपनी ओरल कैविटी से, अपने मुंह के ज़रिए खाते हो, वो चीज़ जाती है मैदे में, मैदे से जाके वो आपकी इस छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर बड़ी आंत में जाती है, फिर जिगर में जाती है, फिर पैनक्रियाज में। तो ये सारे ऑर्गन उस खुराक को हज़म होने में मदद देते हैं। तो ओवरऑल सिस्टम का नाम क्या बन जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आपके पास यानी हज़म करने वाला सिस्टम, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम है, जो कि आपके पास सारे ऑर्गन्स का एक कॉम्बिनेशन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो हमारे पास प्लांट के अंदर थोड़ा कम होता है क्योंकि उन्होंने इतना काम नहीं करना होता, वहाँ पे ज़्यादातर रूट सिस्टम इस्तेमाल होता है। लेकिन एनिमल्स में ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा, फिर इस तरह अगर मैं आपको ये सारा डायग्रामेटिकली एक दफ़ा समझाऊँ कि यहाँ पर बात हो क्या रही थी, ये देखिए। सबसे पहले हमने एटम्स की बात की, एटम और सब एटॉमिक लेवल, इनको इकट्ठा करें तो आपके पास एक मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल को इकट्ठा करने के बाद आपके पास बननी थी ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेलीज सारी इकट्ठी होके ये है आपका प्यारा सेल, जिसकी हम कब से बातें कर रहे हैं। ये सेल के अंदर ये देखिए छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज ये इधर उधर पड़ी है, तो ये आपका सेल लेवल था, ठीक है। सेल लेवल इकट्ठा होके क्या बनाता है? टिश्यू। सेल लेवल इकट्ठा होके
टिश्यू बनाते हैं। ये है आपका टिश्यू जिसमें ढेर सारे सेल इकट्ठे हुए हुए। इस टिश्यू ने आगे क्या बनाया, ऑर्गन। टिश्यू ने क्या बनाना था, ऑर्गन। जैसे जिगर एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, ये सारे ऑर्गन इकट्ठे होके क्या बन गए, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। फिर इससे क्या बना, एक पूरा बंदा, इंडिविजुअल। और वो बंदा फिर आगे अपने जैसे बंदों में जाता है। जब सारे एक जैसे बंदे एक जगह मौजूद हों उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। जब इन सारे बंदों के साथ साथ दूसरे जानवर, दूसरे दरख्त, नॉन लिविंग चीज़ें, लिविंग चीज़ें, तो उसे हम कम्युनिटी कह देते हैं। और फिर पूरे ज़मीन पे इन्होंने अपना कहीं ना कहीं राज बनाया हुआ है, तो इसे हम कह देते हैं बायोस्फीयर लेवल। तो ये सारी कहानी जो है वो इसमें हमने पढ़नी है। तो इंडिविजुअल पूरा बनता ही एक ऑर्गन सिस्टम लेवल से है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ही आगे फर्दर क्या करता है, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक पूरा जानदार बना देते हैं या पूरा ऑर्गेनिज़म बना देते हैं। इन ऑर्गेनिज़म्स में जितने भी काम चल रहे होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जितनी भी इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी वही होती हैं जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर बनाई भी होती हैं। फॉर एग्जांपल एक इंसान है, ठीक है, अपने बार बार एक्सरसाइज कर रहा है, कॉन्टीन्यूस और सख्त किस्म की एक्सरसाइज कर रहा है, तो ना सिर्फ उसके मसल चल रहे होंगे, साथ काम कर रहे होंगे, बल्कि उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी सांस भी उसका तेज़ हो रहा होगा, उसके दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होगी। आपने अमूमन देखा होगा जैसे आप भागते और दौड़ते उस तरह का काम करते हैं, आपका सांस फूलने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी ज़्यादा हो गया और आपके दिल की धड़कन ने बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई किया और साथ साथ फूड भी बहुत सारे दी मसल्स को। तो इस सारे काम में आपकी सिर्फ मसल टिश्यू नहीं इन्वॉल्व हुए, आपकी ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने भी मसल्स हैं, ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन में जितनी ऑर्गेनेली सेल्स इन्वॉल्व हैं वो भी आए, आपका दिल भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने लग गया। तो ये सारे सिस्टम में, सारे ऑर्गेनिज़म्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम ये सारा कुछ आपके पास अरेंज करते हैं। ओके जी, अगर पॉपुलेशन लेवल की हम बात कर लें तो इसमें जस्ट ये होता है कि बायोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की हैं और पॉपुलेशन लेवल को देखा है। अब इसमें क्या होता है कि इंट्रैक्शन हो रहा होता है डिफरेंट मेंबर्स का सेम स्पीशीज़ के इन अ सेम हैबिटेट। एक ही स्पीशी के अंदर एक ही जैसी स्पीशी का एक ही हैबिटेट के अंदर रहते हुए बहुत ज़्यादा आपस में इंट्रैक्शन हो रहा होता है। अब स्पीशी क्या होती है, हैबिटेट क्या होती है, वो भी डिफ़ाइन आपको यहाँ पे दे दी है। स्पीशी वो होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक तो एक जैसे हों, ठीक है, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हों और अपने ही जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हों। यानी वो जानदार जो आपस में भी एक जैसे हैं और अपने ही जैसे आगे मज़ीद जानदार पैदा कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़। हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह, किसी माहौल का वो हिस्सा जिसमें एक ऑर्गेनिज़म रहता है, ठीक है, एरिया ऑफ इन्वायरमेंट जिसमें ऑर्गेनिज़म रहता है। तो वो यही कह रहे हैं कि आपके पास एक ही हैबिटेट के अंदर एक जैसी स्पीशीज़ का रहना पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे आप लोग स्कूल में होते हो, एक क्लास में एक ही दफ़ा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो वो सारे जानदार ही होते हैं। तो एट अ टाइम आपका वहाँ पे मौजूद होना भी एक पॉपुलेशन है। इस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन जो 2010 में देखी गई थी, वो आपके पास 173.5 मिलियन इंडिविजुअल थे, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें एस्टिमेट लगा के बताया था। तो इसके बारे में हमने स्टडी कर। कम्युनिटी लेवल होता है बेसिकली कि कम्युनिटी में आपकी डिफरेंट पॉपुलेशंस असेंबल हुई भी होती हैं, लाइक पॉपुलेशन का ही इकट्ठा होकर क्या बनाना, कम्युनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, ठीक है, एक फॉर्म में गया है, वहाँ पे क्या है, उसके पास बहुत सारे एनिमल्स होंगे, ठीक है, तो उस बंदे का उन एनिमल्स के साथ इंट्रैक्शन, फिर उसके इर्द गिर्द प्लांट्स भी होंगे और आसपास, मतलब पोल्ट्री फार्म में चला गया या किसी भी फॉर्म में चला गया, तो वहाँ पे एनिमल्स के साथ साथ इंसानों का होना, डिफरेंट स्पीशीज़ का एक ही जगह पे मौजूद होना हमारे पास क्या कहलाता है, कम्युनिटी। तो इसको वैसे तरह डिफ़ाइन कर रहा है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस का असेंबल हो जाना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना एक ही इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे फॉरेस्ट है, जंगलात, वहाँ पे क्या होता है, उन्हें भी कम्युनिटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, सारे मिल के रह रहे होते हैं। इसी तरह कम्युनिटीज़ को अगर हम कहें तो इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का एक कलेक्शन बन जाता है।
इसी के साथ आपकी कम्युनिटीज़ जो हैं वो बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स का ही एक कलेक्शन होती है, जिसमें एक पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, दूसरी कम भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे जंगलात का काट देना, लेकिन एनिमल्स कुछ मौजूद हों, इसी तरह इंसान मौजूद हों, तो ये सारी सी एग्जांपल आती है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है या पॉन्ड की कम्युनिटी, यानी आपके नदी नालों की कम्युनिटी, और बहुत सारी कम्युनिटीज़, जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉलन लॉग ऑफ वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट वगैरह। अगर आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा भी गिरा है तो उसमें भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ मौजूद होंगी। उसके अलावा कम्युनिटीज़ में नंबर और साइज़ पॉपुलेशन का लिमिटेड होता है, एक हद तक ही होता है, उस हद से ज़्यादा नहीं होता। तो कोई भी चेंज अगर आपके बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर में आता है तो आपका वो चेंज ड्रास्टिक या लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये MCQs वाइज भी आ सकता है कि अगर बायोटिक यानी जानदारों में या एबायोटिक नॉन लिविंग में वहाँ पे किसी के अंदर भी चेंज आता है तो वो पूरी कम्युनिटी को किसी हद तक इफ़ेक्ट करता चला जाएगा। उसके अलावा बायोस्फीयर की बात करें तो ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे सारे जानदार अपनी बरादरी बना के बैठे हुए हैं उसे हम बायोस्फीयर कह देते हैं। तो वो पार्ट अर्थ का जो कि ऑर्गेनिज़म से भरा हुआ है, उसकी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, उसे हम सारे को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। अब इसमें हमारे पास सारे इकोसिस्टम आ जाते हैं, जैसे जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं और लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं। तो इस सारे को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ। अर्थ की लाइफ का जोन भी हम इसको बोलते हैं। तो ये था हमारा अभी तक का सारा आज का लेसन। और फर्दर सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, नेक्स्ट लेसन में आपको ये भी करवा दूँगी, एज़ वेल एज़ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा और इसकी एक्सरसाइज भी करवा दूँगी, और साथ में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट आएंगे वो भी हो जाएंगे। सो कनेक्टेड रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह।